हेलो स्टूडेंट्स, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, मौर्य एम्पायर के बारे में। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बीन लोस्ट एंड ओनली मेंशन ऑफ मेगास्थनीज। कल मेगास्थनीज के बारे में हमने पढ़ा था। उसने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी इंडिया के बारे में, जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। राइटिंग सर्वाइवर इन बुक्स बाई अदर ऑथर्स, और बहुत सारे ऑथर्स ने, लेखकों ने किताबें लिखी। सेल्यूकस डॉटर वाज मैरिड टू चंद्रगुप्त मौर्य, और जो सेल्यूकस निकेटर जिसका पूरा नाम था, कल हमने पढ़ा था, जो कि अलेक्जेंडर का ये था, गवर्नर थे। उनकी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। चंद्रगुप्त ऑल्सो एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू सेंट्रल इंडिया एंड कैप्चर्ड गंधार, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को और एक्सपेंड किया और बढ़ाया, और जो मध्य भारत था उसके गंधार पर कैप्चर कर लिया। गंधार एक शहर था, एक साम्राज्य था। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल एंड आसाम इन द ईस्ट, एंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द नर्मदा इन द साउथ। उनका जो साम्राज्य था वो हिंदू कुश, जो कि उत्तर पश्चिम बंगाल से लेकर आसाम तक था, जो ईस्ट में है, और हिमालय से लेकर नर्मदा तक साउथ में फैला हुआ था। Toward 297 BCE, Chandragupta gave up the throne and might have become an ascetic following Jainism. और 297 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन को छोड़ दिया, त्याग दिया, और एक सन्यासी बन गए और जैन धर्म को फॉलो करने लगे। जैन धर्म के एक सन्यासी बन गए। फिर उनके बाद बिंदुसार आए। बिंदुसार सक्सीडेड चंद्रगुप्त इन 297 BCE and ruled up to 272 BCE। बिंदुसार चंद्रगुप्त के जाने के बाद 297 BC में थ्रोन पे बैठे, गद्दी पे बैठे, और 272 BC तक राज किया। ही वाज अ ब्रेव किंग, वो काफी बहादुर राजा थे। ऑलमोस्ट द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट for the kingdom of Kaling, present day Odisha, and a few kingdom in the south came under the Maurya rule। और लगभग जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्षेत्र थे, बस कुछ को छोड़कर, जैसे कि कलिंग को छोड़कर, जो कि अभी वर्तमान में उड़ीसा हो गया है, और साउथ के कुछ किंगडम को छोड़कर सभी मौर्य रूल के अंडर में आ गए। ही प्रोटेक्टेड द एम्पायर एंड डेवलप्ड गुड रिलेशन विद द ग्रीक्स। ही डाइड इन 272 BCE। उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा की, और ग्रीस के लोग थे उनके साथ अच्छा संबंध बनाया, और बिंदुसार की मौत 272 BCE में हो गई। अशोका सक्सीडेड हिज फादर बिंदुसार इन 272 BCE बट वाज क्राउन्ड इन 269 BCE। अशोक के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, महान शासक थे अशोक। वो अपने फादर बिंदुसार के बाद 272 BCE में क्राउन पर बैठे। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, और दुनिया के इतिहास में इन्हें एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। ही इज ऑल्सो रेफर्ड टू बी अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट भी कहते हैं इसे, इन्हें। ही कॉन्कर्ड द स्टेट ऑफ कलिंग टू कंप्लीट हिज रूल ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया, और उन्होंने, जो उनके फादर थे बिंदुसार, वो जो नहीं कर सके थे, इन्होंने किया। इन्होंने कलिंग पर भी जीत हासिल की, विजय प्राप्त किया, और अपने क्षेत्र को लगभग पूरी भारत में फैला दिया। बैटल ऑफ कलिंगा वाज अ वेरी फियर्स बैटल, और कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो काफी खतरनाक युद्ध था। देयर वाज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे खूब संपत्ति का नुकसान हुआ, जीवन का नुकसान हुआ, कई लोग मारे गए। The horror of war and cries of the widows and children deeply moved अशोका। और क्या हुआ, कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने देखा कि जो विधवाएं रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, इससे अशोक के मन को काफी गहरी चोट पहुंची। He pledged never to resort to war, और उसने कसम खाई कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा। The Kaling war proved to be a great turning point in Ashoka's life, और कलिंग का जो युद्ध था वो अशोक के जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, ठीक है।
फिर देखिए उन्होंने क्या किया, he adopted Buddhism after the Kalinga War and spent the rest of his life in propagating the preaching it, now only in India but also in many other countries of the world. और उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपनी सारी जिंदगी बिताने लगे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। और बस भारत में नहीं, उन्होंने कई सारे देशों में इसका प्रचार किया। He advised his son and grandson not to conquer new countries, और उन्होंने अपने बेटे और अपने पोतों को यह सलाह दी कि अब नया क्षेत्र जीतने की जरूरत नहीं है, अब तुम युद्ध नहीं करो, जितना क्षेत्र है उसी पे अपना रूल करो। They were advised to go in form धर्म विजय in Japan, winning the heart of the people, और उनको ये एडवाइस दिया कि जाओ तुम धर्म विजय पे निकलो, एक यात्रा पे निकलो जिसका नाम धर्म विजय नाम दिया गया, जिसका मतलब था विनिंग द हार्ट ऑफ द पीपुल, लोगों का दिल जीतने के लिए। Ashoka got his teaching engraved on rocks and stone pillar in local language like Kharosthi, Prakrit, Greek and Aramaic। और अशोका ने अपने टीचिंग को जो बताना चाहते थे लोगों को, उसे एक चट्टान में इनग्रेव किया, खुदाई करके लिखा स्टोन और लोकल लैंग्वेज में, जैसे उस समय की लोकल लैंग्वेज खरोष्ठी भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, ग्रीक थी, अरामिक थी, उस भाषा में अपनी बातों को लिखा है। दिस टीचिंग आर नॉन एज हिज एडिक्ट, और इसे अशोका का एडिक्ट भी कहते हैं, अशोक के स्तंभ। अशोका बुद्धिज्म और धम्म, अ प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा विच मीन्स मोरल वैल्यू। और अशोका के जो बुद्धिज्म धम्म थे इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल बुद्धिज्म, वो क्लासिकल जो आमतौर पर बौद्ध धर्म होते थे उससे कुछ अलग थे। टू मेन फीचर्स ऑफ अशोकास धम्म रिलेटेड टू सोशल एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आर, और दो मुख्य विशेषताएं उनके धर्म की निम्नलिखित थी। पहला, एवरीबडी शुड सर्व पेरेंट्स, केयर एंड लव ऑल लिविंग क्रिएचर एंड एनिमल, यानी उनकी टीचिंग में कहा गया है कि सभी को अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, ये तो सभी को मालूम है, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात मानना चाहिए। केयर एंड लव ऑल लिविंग क्रिएचर एंड एनिमल्स, और जितने भी जिंदा क्रिएचर है, जितने भी एनिमल्स है, उन सबका केयर करना चाहिए, उन सबको प्यार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। फॉलो एंड अडॉप्ट द पाथ ऑफ ट्रूथ, और हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। बी काइंड टू स्लेव, गुलामों से, उस समय गुलाम प्रथा काफी थी, लोग गुलाम रखते थे अपने कार्यों के लिए, तो उन्होंने लिखा था बी काइंड टू स्लेव, गुलामों के प्रति दयावान बनना चाहिए, सर्वेंट के प्रति और वर्कर्स के प्रति भी। रिस्पेक्ट ऑल एल्डर्स, सभी बड़ों का इज्जत करना चाहिए, ब्राह्मण्स, टीचर्स, मोंक, ब्राह्मण्स का भी इज्जत कीजिए, टीचर का भी कीजिए, मोंक साधुओं का भी कीजिए। फॉलो नॉन वायलेंस, हैव टॉलरेंस एंड पीस, और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा को मानना चाहिए, अहिंसा को फॉलो करना चाहिए और शांति बना के रखनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड था, एवरीबडी शुड अवॉइड एरोगेंस, एनमिटी, सैक्रिफाइस एंड एनिमल्स, सैक्रिफाइसेस ऑफ एनिमल्स, फाइटिंग फॉर रिलीजन एंड लैंड, और सभी को एरोगेंस यानी कि जो एरोगेंस मीन्स क्या होता है, जो ईगो बन हो जाता है, घमंड जो शत्रुता है, या फिर जो हम लोग जानवरों की बलि देते थे उस समय लोग उसे, और रिलीजन के लिए आपस में लड़ना, धर्म के लिए आपस में लड़ना, जमीन के लिए आपस में लड़ना, ये सब बंद करना चाहिए। ही वांटेड दैट हिज पीपुल शुड लिव इन हार्मोनी विथ ईच अदर, और वो चाहते थे कि जो उनके लोग हैं वो एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहे, हार्मोनी के साथ रहे। ही रिस्पेक्टेड एंड पैट्रोनाइज ऑल रिलीजन, और उन्होंने हर सभी धर्मों को इज्जत की, उन्हें पैट्रोनाइज किया। अशोकास स्टेट वाज रियली अ वेलफेयर स्टेट, अशोका का जो राज्य था वो एक वेलफेयर स्टेट था, लोगों के भलाई के लिए कार्य करता था। ही ट्रीटेड हिज पीपुल एज अ फादर वुड ट्रीट हिज चिल्ड्रन, और वो अपने जो जनता थे उनको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो उनके पिता हो और वो उनके संतान हो। ही गेव मैक्सिमम फैसिलिटी टू हिज पीपुल, उन्होंने अपने लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटी दी, काफ़ी फैसिलिटी दी। Trees were planted to both the side of the road, well were dug hospitals for people and animal were opened, उन्होंने रोड के दोनों तरफ पेड़ लगवाएं, कई सारे कुएं खुदवाएं, पीपुल एंड एनिमल वेयर ओपन, कई सारे हॉस्पिटल लोगों और जानवरों के लिए खोले, ऑर्फेनेज अनाथ आश्रम खोले, एंड ओल्ड एज होम्स और वृद्ध आश्रम भी खोले। वे आर ऑल्सो एस्टेब्लिश ड्यूरिंग हिज रूल। ही अपॉइंटेड धम्म महात्मा
who went from place to place teaching people about धम्म, और उन्होंने कई सारी महात्माओं को अपॉइंट किया जो घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह जाकर उनके धर्म के बारे में प्रचार करते थे, लोगों को बताते थे। लर्निंग फैक्ट पढ़ते, अशोका रेफर टू हिमसेल्फ इन हिज एडिक्ट एज देवनम प्रिया मीनिंग बिलोव द गॉड, और जब अशोका के एडिक्ट को पढ़िएगा तो उसमें अशोका ने अपने आप को देवनम प्रिया बताया है, जिसका अर्थ होता है बिलोव द गॉड, गॉड का प्यारा, भगवान का प्यारा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उस समय की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य, चाणक्य के अंडर में चल रहा था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। चाणक्य के बारे में हमने पढ़ा था, उसके 3 नाम हमने बताए थे, आप कमेंट करके बताइए कल जो हमने बताया था। ठीक है, द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट, जो राजा होते थे वो हेड होते थे। एंजॉयड सुप्रीम पावर ऑफ मिलिट्री, जुडिशियरी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके बहुत सारी पावर थी, जैसे सेना को वही संभालते थे, जुडिशियरी यानी न्याय भी वही करते थे, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी वही संभालते थे। ही हैड अ मंत्री परिषद, उनको पास एक मंत्री परिषद था, यानी कई सारी मंत्रियों का एक ग्रुप था जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जाता है। टू एडवाइज एंड असिस्ट हिम, उनको सलाह देने के लिए और उनको मदद करने के लिए मंत्री थे। However, the king was not bound to follow their advice, लेकिन किंग को कोई ये नहीं था, कोई बंधन नहीं था कि उनको उनका एडवाइस मानना ही है। वो चाहते थे तो मानते थे, अगर उनको पसंद नहीं आता था तो नहीं मानते थे। द मिनिस्टर्स वेयर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और मिनिस्टर जो थे वो मेरिट के आधार पर अपॉइंट किए जाते थे। ही केप्ट लेडीज एज हिज बॉडी गार्ड्स, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो औरतों को अपने बॉडीगार्ड के रूप में रखते थे। वो औरतों की सच्ची ताकत को पहचान गए थे, इसीलिए वो लेडीज को ही अपने बॉडीगार्ड्स के रूप में रखते थे। अमात्या, महामात्रा, अध्यक्षा, पुरोहित, सेनापति, युवराज वेयर सम ऑफ द ऑफिशियल इन कोर्ट, ये कुछ ऐसे पोस्ट थे जो उनके दरबार में रहते थे। देयर वाज अ वेरी इफिशिएंट एस्पियोनेज सिस्टम, द होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, और सारे साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था ताकि वहाँ का प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त रखा जा सके। द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर नगराध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और नागरिक लाइक मेयर, और जो शहर के एडमिनिस्ट्रेशन थे उस समय उन्हें नगर अध्यक्ष कहा जाता था या नागरिक कहा जाता था, जैसे आज हमारे ज़माने में मेयर होते हैं वैसे ही। ही वॉज हेल्प्ड बाई 30 मेंबर्स, और उनकी मदद के लिए 30 सदस्य होते थे। दे वे आर डिवाइडेड इंटू 6 बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स ईच, और वो 6 बोर्ड में बटे हुए थे। 6 दल था उनका, जिसमें एक दल में 5 लोग होते थे, तो 6 5 जो 30 लोग टोटल हो गए। ईच बोर्ड वाज असाइन डिफरेंट ड्यूटी टू बी परफॉर्म, और हर बोर्ड को एक अलग अलग ड्यूटी दिया जाता था करने के लिए। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर, दे केप्ट रिकॉर्ड टू द पीपुल, कलेक्टेड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर विलेज, और गांव के लोगों के लिए ऑफिसर्स होते थे, वो सारे रिकॉर्ड रखते थे लोगों का, वो उनसे टैक्स लेते थे और कानून व्यवस्था बनाने रखने में मदद करते थे। ठीक है, इसके बारे में कल हम लोग और पढ़ेंगे। थैंक यू।